विश्व साहित्य में नोबेल लिटरेचर अवार्ड के बाद विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। यह अवार्ड किसी भी देश के जीवित राइटर के अंग्रेजी में पब्लिश्ड या ट्रांसलेटेड बुक को दी जाती है। आइए जानते हैं कि यह अवार्ड किसको और किस बुक के लिए दिया गया है। दूसरी बात कि इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, क्या दिया जाएगा, ये बात। और तीसरी बात कि क्या किताब में खासियत है कि इस किताब को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये तीन बात हम विस्तार से जानते हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी और इस पर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। 2026 का यह अवार्ड ताइवान की लेखिका यांग सुआंग जी की किताब ताइवान ट्रेवलोग के लिए दिया गया है, जिसे यूएस में ताइवानीज माता पिता से जन्मी लिन किंग द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। आप यहाँ पर दोनों के जो ये ओरिजिनल जो बुक का ट्रांसलेशन है और ये ओरिजिनल बुक है, दोनों का कवर पेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये पिक्चर है राइटर यांग स्वांग जी का और ये पिक्चर है लिन किंग का, जो कि इसकी ट्रांसलेटर है। इन दोनों ने मिलकर एक इतिहास बना दिया, क्योंकि अब तक मूल रूप से मंदारिन चाइनीज में लिखी गई किसी भी किताब को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो, बुकर प्राइज कभी नहीं मिला है। ये पहली बार है जबकि मंदारिन चाइनीज में लिखी गई किसी किताब को उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। और इस प्रकार यह किताब इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली मंदारिन चाइनीज में लिखी गई किताब बन गई है। इस पुरस्कार के विनर को डिसाइड करने के लिए जो ज्यूरी या बोर्ड बना था, उसकी अध्यक्ष नताशा ब्राउन ने इस अवार्ड के विनर का अनाउंसमेंट 19 मई को लंदन में किया था। इस 5 मेंबर ज्यूरी बोर्ड में इंडिया की नीलंजना एस रॉय भी थी, जो कि इसकी सदस्य थी और वो दिल्ली में रहती हैं। इस पुरस्कार के तहत 50,000 जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जिसको अगर हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब ये 50 लाख रुपए की राशि आती है, और एक प्रतीक। तो ये दो चीजें दी जाती हैं। अब आइए हम तीसरी बात जानते हैं इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक में क्या खासियत है जिसके कारण इस पुस्तक को इस अवार्ड के लिए चुना गया। यह पुस्तक 1930 के दशक के बैकग्राउंड में लिखी गई है, जब ताइवान पर जापान का कब्जा था। इस कहानी की दो नायिका हैं। एक नायिका है आओयामा चिजुको, जो कि जापान की एक महिला है और जो ताइवान की यात्रा में 1930 के दशक में जाती है। और इस नोवेल की दूसरी नायिका है चिजुरो, जो ताइवान की हैं और चिजुको के लिए वो ताइवानीज इंटरप्रेटर की भूमिका निभाती हैं और उनको ताइवान की भाषा में ताइवान के बारे में बताती हैं। इस पूरे क्रम में दोनों महिलाएं पूरे देश में भ्रमण करती हैं, बातचीत करती हैं, ट्रेन की यात्रा करती हैं, खाती पीती हैं, और इसी बीच में उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप होता है। यह नोवेल एक लव स्टोरी तो है ही, लेकिन इसी के साथ में इसमें एक शार्प पोस्ट कॉलोनियल नोवेल के रूप में भी परिस्थिति दिखाई गई है। और ये दिखाया गया है कि दो महिलाएं, एक महिला जो कि कॉलोनियल पावर से है और एक कॉलोनाइज्ड कंट्री से है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो काफी जो ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है वो होता है। और ये दोनों के बीच में संबंध इस पूरे नोवेल का
इमोशनल बैकबोन बन गया है। आपस में कंट्राडिक्टरी भी है कि लव भी है, और दोनों जो देशों की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें एक तनाव भी इन दोनों के संबंध में दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि इस नॉवेल में यह बात दिखाई गई है कि उस पॉलिटिकल डार्कनेस के दौर में भी लोग एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हैं, हंसते हैं, फिल्में देखते हैं, दोस्तों से झगड़ते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और साथ में प्यार भी करते हैं। उपनिवेशवाद इसमें छाया हुआ है, सत्ता का असंतुलन है, लेकिन फिर भी जो हास्य है, जिज्ञासा है, इंटीमेसी है, वो साथ साथ चलता है। इस पुस्तक में एक और काफी महत्वपूर्ण चीज है, वो है खाना के बारे में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये किताब ताइवानीज डिशेज पर एक डॉक्यूमेंट्री है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो ब्रेज्ड पोर्क राइस, वाटरमेलन टी, रीजनल डिशेज, ट्रेन का नाश्ता, ये सारा चीज पूरा नोवेल का एक इमोशनल सेंटर बन जाता है। और जो लेखिका है उनका ये भी कहना था कि जब वो लिख रही थी तो उस इस पूरे नोवेल के संबंध में जो वो रिसर्च कर रही थी, तो दो चीजें उनके साथ घटित हुई। एक तो उनके पास पैसों की कमी हो गई, और दूसरा खाने का जो जो उन्होंने रिसर्च किया उनका वजन बढ़ गया। तो खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन इस पूरे नोवेल में उपनिवेशवाद, प्यार, खाना, जीवन, जीवन का आनंद, ये सारी बातों में काफी संतुलन रखा गया है। ताइवानी साहित्य को वैश्विक स्तर पर इतनी पहचान बहुत कम मिलती है, खासकर अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों में। पश्चिमी साहित्य बाजार में अनुवाद का दायरा अभी भी काफी छोटा है, इसलिए मंदारिनी चीनी से अनुवादित एक ताइवानी उपन्यास का दुनिया में इतने बड़े साहित्यिक पुरस्कार को प्राप्त करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि पूरे नॉवेल में चिजुको और चिजुरू के रिश्ते काफी कमाल के हैं, और यह दिखाता है कि सत्ता की असमान प्रणालियों के बीच भी, सत्ता के दो अनइक्वल सिस्टम्स के बीच में भी प्यार जो है और जो ह्यूमन का रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग का, वो साथ साथ बढ़ता है, और उसमें भी ईमानदारी बढ़ती जा सकती है, और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसमें भी ईमानदारी साथ साथ बढ़ती जा सकती है। तो ये इस उपन्यास की खासियत है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा। भारत से भी अभी तक, हालांकि ये 2005 से दिया जाता है, अभी तक दो लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। एक तो 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, और 2025 में बानू मुश्ताक को मिला था। उनकी किताब को दीपा भस्ती द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। ये जो हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज है, ये स्लम में रहने वाली महिलाओं और उनके परिवार की समस्याओं और स्थिति को काफी महत्वपूर्ण रूप से दिखाता है। और यह जो 50,000 जीबीपी का जो पुरस्कार राशि है, यह जो लेखिका है और जो ट्रांसलेटर हैं, दोनों के बीच में आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 25,000 जीबीपी स्वांग जी को मिलेगा और 25,000 लिन किंग को मिलेगा। थैंक यू।